पॉलिटिकल स्टडीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने प्लेटो को पढ़ा है और अब हम अरस्तू के संबंध में इनके जो सिद्धांत हैं, इनके विचार हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में अरस्तू के संबंध में उनके राज्य के स्वरूप पर चर्चा किया था, जिसमें हमने उनके राज्य के निर्माण, राज्य की मूल विशेषताएं, शासन का वर्गीकरण और विधि का शासन, इस संबंध में उन्होंने जितने भी अपने विचार दिए उसको हमने समझा था। इसके अतिरिक्त जो उनकी बुक पॉलिटिक्स है, उसके अंदर वे नागरिकता, संपत्ति, दास और एक आदर्श राज्य की भी बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, उनका संपत्ति पर क्या विचार रहा है, उनका दास को लेकर उनके क्या विचार रहे हैं और उनके आदर्श राज्य संबंधी विचारों को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम उनके नागरिकता संबंधी विचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अरस्तू ने जो नागरिकता संबंधी अपने विचार पॉलिटिक्स के अंदर दिया था और नागरिकता संबंधी उनके जो विचार हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये एग्जाम चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, पीएचडी का हो या सीयूईटी पीजी का हो, इन सभी एग्जाम्स में आपको अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार, उनकी न्याय की अवधारणा, संपत्ति पर उनके विचार, दास पर उन्होंने क्या विचार दिए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। अब हम अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे कि अरस्तू ने नागरिकता को कैसे परिभाषित किया है और अरस्तू के अनुसार नागरिकता क्या है, नागरिकता राज्य या समाज में किसे मिलनी चाहिए, इन सभी विवादों पर हम चर्चा करेंगे। अरस्तू के अनुसार भले ही राज्य का निर्माण व्यक्तियों के सहयोग से हुआ हो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य का नागरिक हो जाएगा। कहने का अर्थ ये कि जो व्यक्ति राज्य या समाज में रहते हैं तो उस व्यक्ति के राज्य या समाज में रहने मात्र से ही उसकी नागरिकता निर्धारित नहीं होती। अरस्तू के अनुसार राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नागरिक नहीं हो सकता। उन्होंने जो आधुनिक समाज या आधुनिक राज्य की जो नागरिकता की परिभाषा है, उससे अलग अपनी एक अलग नागरिकता की परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अरस्तू केवल शासक वर्ग को ही राज्य का नागरिक मानते हैं, अर्थात राज्य में ऐसे लोग जो प्रशासनिक कार्यों में लगे हों, जो सार्वजनिक मामलों पर वोट करते हों और जो निर्णय निर्माण में हिस्सा लेते हों। अरस्तू केवल इन्हें ही नागरिक मानता है। इस प्रकार देखा जाए तो अरस्तू जो है वो राज्य या समाज में जो लोग हैं उन सभी को नागरिक ना मानकर, बल्कि उसके 3 आधार वो बताते हैं कि केवल यही 3 आधारों पर उस व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित होती है। वो केवल उन्हीं लोगों को नागरिक मानते हैं जो प्रशासनिक कार्यों में लगे होते हैं, और दूसरे वो व्यक्ति जो सार्वजनिक मामलों पर वोट करते हों। तीसरा जो वो बताते हैं वो ये है कि राज्य में जब निर्णय निर्माण होता है तो उसमें व्यक्ति हिस्सा लेता हो तो उसे भी राज्य का नागरिक माना जाएगा। इस प्रकार अरस्तू जो हैं ये 3 विशेषताएं बताते हैं कि यदि व्यक्ति इनसे संबंधित है तो वो राज्य का नागरिक होगा। अब हम यहाँ पर अरस्तू ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है उसे एक बार हम देखते हैं। अरस्तू कहते हैं कि नागरिकता का कार्य केवल शासक के आगे नतमस्तक होना नहीं है, बल्कि शासन के संचालन में सहायता करना है। दूसरी जो वो नागरिकता का परिभाषा देते हैं वो इस प्रकार है। वो कहते हैं कि नागरिकता राज्य के अंतर्गत शक्ति की प्रयोग में प्रभावशाली सहभागिता से है। तीसरा वो बताते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी राज्य के न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो उसे राज्य का नागरिक कहा जाता है। इस प्रकार अरस्तू ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है उसमें आपको स्पष्ट रूप से अरस्तू किन लोगों को नागरिक मानते हैं उसकी झलक आपको दिखाई देगी। जैसे पहली परिभाषा है उसमें वो शासन के संचालन में सहायता करना है। इस लाइन में जो है नागरिकता का अर्थ छुपा हुआ है। दूसरी उनकी जो परिभाषा है उसमें वे शक्ति के प्रयोग में प्रभावशाली सहभागिता को बताते हैं, यानी राज्य के अंदर ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ शक्ति प्राप्त है और वे उसका प्रयोग करते हैं। तीसरी परिभाषा में वे न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति प्राप्त हो। इस लाइन में आपको उनकी नागरिकता की
जो परिभाषा है या राज्य में नागरिक कौन हो सकता है, इस बात की आपको पुष्टि होगी। ये सभी परिभाषाएं जो हैं अरस्तु ने अपनी बुक जो पॉलिटिक्स था उसके भाग 1 में दिया था। अब हम यहाँ देखेंगे कि अरस्तु किन किन लोगों को नागरिकता से बाहर रखता है और अरस्तु उनको जो है नागरिकता से बाहर रखने के लिए कुछ तर्क भी देता है, उसको हम जानेंगे। अरस्तु यहाँ मुख्य रूप से 4 लोगों को नागरिकता से बाहर रखता है। सबसे पहला वो बच्चे जितने भी समाज या राज्य में हैं उनको नागरिक नहीं मानता। इसके अलावा अरस्तु महिलाओं को भी नागरिकता का दर्जा नहीं देता, यानी महिलाओं को भी वो नागरिकता से बाहर रखता है। तीसरा, समाज या राज्य में जितने भी बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन जो भी हैं, उनको भी वो नागरिक नहीं मानता। चौथा, दास को भी वो नागरिक नहीं मानता और इन सभी के लिए वो कुछ ना कुछ तर्क दिया है। जैसा बच्चों के लिए अरस्तु कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपरिपक्व होते हैं। राज्य या समाज में क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ बच्चों में नहीं होती है, इसीलिए अरस्तु जो है बच्चों को नागरिकता से बाहर रखते हैं। दूसरा, महिलाओं को नागरिकता से बाहर रखने के लिए वो तर्क देते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, इसीलिए इन्हें भी नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। तीसरा, बूढ़े लोग। अरस्तु के अनुसार राज्य या समाज में जो बूढ़े लोग होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं उनके अंदर क्रियाशीलता का अभाव होता है, यानी वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें भी नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। चौथा है दास को भी अरस्तु नागरिक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि दास में सद्गुण का अभाव होता है, इसलिए दास को भी नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु जो है बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग और दास, इन 4 लोगों को नागरिकता से बाहर रखते हैं और इन्हें नागरिक नहीं मानते। अब सवाल आता है कि अरस्तु अगर इन सभी लोगों को नागरिक नहीं मानते तो क्या सभी पुरुषों को अरस्तु नागरिक मानते हैं? तो इसका आंसर है जी नहीं, अरस्तु केवल कुछ लोगों को ही नागरिक मानते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न उठता है कि अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है। इस संबंध में अरस्तु जो हैं नागरिकता के कुछ आधार बताते हैं। वो कहते हैं कि राज्य या समाज में नागरिक वही व्यक्ति है जो प्रशासन का हिस्सा हो, राज्य को चलाने में सहयोगी हो, या फिर जिसका निर्णय निर्माण में हिस्सेदारी हो, या फिर वो वोट करता हो। और ये वोट जो है वो समाज में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उस पर जब सार्वजनिक फैसला लिया जाता है तब समाज में जो है कुछ लोगों से राय मांगी जाती है और उनका मत जो है प्राप्त किया जाता है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य या समाज में जो ऐसे लोग होंगे केवल वही नागरिक हैं। इस प्रकार हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार को समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि उन्होंने संपत्ति और दास के संबंध में अपने क्या विचार दिए हैं। अरस्तु का जो संपत्ति संबंधी विचार है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, वो संपत्ति को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका मानना था कि यदि संपत्ति का बोलबाला समाज में होगा और जो लोग शासन या फिर हमारे राज्य समाज को चला रहे हैं यानी कि प्रशासनिक कार्यों में हैं, यदि उनके पास संपत्ति होगी तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्लेटो जो हैं वो निजी संपत्ति को बिल्कुल नहीं मानते थे। इसीलिए प्लेटो ने जो है साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने जो अभिभावक वर्ग यानी जो शासक थे और जो योद्धा वर्ग थे उन्हें संपत्ति और अपना परिवार रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि अरस्तु जो हैं वो निजी संपत्ति को अधिक महत्व देते हैं। और इसी आधार पर अरस्तु जो हैं अपने ही गुरु प्लेटो की आलोचना भी करते हैं और राज्य और समाज में संपत्ति क्यों जरूरी है इसके लिए बहुत सारे तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम अरस्तु के जो संपत्ति संबंधी विचार हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहला जो है अरस्तु कहते हैं कि परिवार की सुरक्षा और सुख सुविधा व जीवन निर्वाह के लिए संपत्ति जो है वो बहुत जरूरी है। इसके अभाव में जो है परिवार अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अरस्तु संपत्ति को और विशेषकर निजी संपत्ति को अधिक महत्व देते हैं। अरस्तु जो है वो निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं और वो निजी संपत्ति का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य या समाज में जितने भी लोग हैं यदि उनके पास उनकी निजी संपत्ति नहीं होगी तो उनको समाज में जो है
या राज्य में जो है वो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, यानी उन्हें मोटिवेशन कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। तो इस मोटिवेशन के लिए वो निजी संपत्ति को बहुत जरूरी मानते हैं। इसके अलावा अरस्तु जो है वो सीमित संपत्ति का भी समर्थन करते हैं। अरस्तु के अनुसार ऐसा नहीं है कि यदि व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिकार समाज में जो है दे दिया जाए तो वो उसका गलत उपयोग करे, यानी बहुत सारी संपत्ति अपने पास इकट्ठा कर ले। इससे समाज में क्या होगा, असमानता फैल जाएगी, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। इसीलिए निजी संपत्ति का वो समर्थन तो करता है, लेकिन सीमित संपत्ति का भी समर्थन करता है। इसके अलावा जो अरस्तु हैं वो संपत्ति के सार्वजनिक प्रयोग में भी विश्वास रखते हैं, यानी इसका वो समर्थन करते हैं। कहने का अर्थ ये कि अरस्तु जो है वो निजी संपत्ति तो मानते हैं, लेकिन जो उसका प्रयोग है वो सार्वजनिक रूप में होगा। इसको यदि और अच्छे से समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी है, वो आपकी निजी संपत्ति है, आपने उसको खरीदा है और उस गाड़ी पर आपका पूरा अधिकार भी है। लेकिन अरस्तु के अनुसार ये संपत्ति आपकी है और ये आपकी निजी संपत्ति है, इस पर आपका पूरा अधिकार है, लेकिन इस संपत्ति का सार्वजनिक प्रयोग भी होगा। यानी आपके पड़ोस में ही यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ जाए तो वो उस गाड़ी को यूज कर सकता है। और यही शर्त आप पर भी लागू होती है कि उस व्यक्ति के पास यदि कोई उसकी निजी संपत्ति है तो आपको भी उतना अधिकार है कि आप उसकी संपत्ति को प्रयोग कर सकते हैं। संपत्ति का ये जो सार्वजनिक प्रयोग का विचार है, इस विचार से महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित थे और इस विचार से ही प्रभावित होकर उन्होंने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था और ये माना कि समाज में जो संपत्तिशाली या अमीर व्यक्ति हैं, उनकी जो संपत्ति है वो अपने संपत्ति के मालिक नहीं है, बल्कि वो एक ट्रस्टी हैं। उन्होंने जो है संपत्ति को सार्वजनिक धरोहर के रूप में जो है परिभाषित किया था और ये विचार जो है अरस्तु के इसी विचार संपत्ति का सार्वजनिक प्रयोग जो है इसी से प्रभावित था। अरस्तु जो है वो संपत्ति के प्रकार के बारे में भी बताते हैं। उनके अनुसार जो है समाज में 2 प्रकार की संपत्ति प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है पाई जाती है। सबसे पहली जो संपत्ति है वो है निर्जीव संपत्ति, जबकि दूसरी जो संपत्ति है वो सजीव संपत्ति है। अरस्तु जो निर्जीव संपत्ति है उसके अंदर मुख्य रूप से जो है धन दौलत, सोना चांदी, पैसा, ऐसी संपत्ति को शामिल करते हैं, जबकि दूसरी जो सजीव संपत्ति है इसके अंदर अरस्तु जो है पालतू जानवर और दास, इन 2 लोगों को रखते हैं। अरस्तु के इस संपत्ति के जो उन्होंने बंटवारा किया, इसको हम अपने निजी जीवन में भी देख सकते हैं कि आज का जो आधुनिक समाज है या जो आज का जो टाइम पीरियड है उसमें भी व्यक्ति के पास निर्जीव और सजीव दोनों ही संपत्ति पाई जाती है। निर्जीव संपत्ति में हम आज के समय में जो जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास फोन, गाड़ी, सोना चांदी, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरी तरफ जो सजीव संपत्ति है तो आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पालतू जानवर होते हैं। इनमें हम भैंस, बकरी, गाय, इन सबको देख सकते हैं। लेकिन अरस्तु जो हैं वो सजीव संपत्ति के अंतर्गत जो है वो दास को भी रखते हैं। इस प्रकार जब अरस्तु जो है वो दास को सजीव संपत्ति मान लेते हैं, यहीं से जो है दास संबंधी मुद्दा उभर कर सामने आता। इसीलिए अरस्तु के दास संबंधी विचार को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो है अरस्तु के दास संबंधी जो विचार उन्होंने दिया पॉलिटिक्स के अंतर्गत, उसको हम समझेंगे और ये जानेंगे कि वो दास को क्यों सही बताते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है अरस्तु जो है वो प्राकृतिक असमानता का समर्थन करते थे, यानी अरस्तु के अनुसार जो है प्राकृतिक असमानता समाज में पाई जाती है। प्राकृतिक असमानता को यदि हम समझें, एकदम सरल भाषा में यदि हम समझें, तो प्राकृतिक रूप से जो देखा जाए कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। ये जितनी भी असमानताएं हैं ये प्राकृतिक असमानताएं हैं, इसे व्यक्ति बदल नहीं सकता। और इसी प्राकृतिक असमानता का समर्थन करते हुए जो अरस्तु हैं लोगों को बांट देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग शासन करने के लिए जन्म लेते हैं जिन्हें अरस्तु स्वामी कहता है, जबकि अरस्तु कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं शासित होने के लिए जन्म लेते हैं, इन्हें अरस्तु दास कहता है और इसे वो प्राकृतिक असमानता मानता है।
और अरस्तु ये मानते हैं कि प्रकृति ने ही जो है समाज के अंतर्गत कुछ लोगों को शासन करने के लिए जन्म दिया है और वो समाज के स्वामी हैं या मालिक हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं शासित होने के लिए जन्म लेते हैं, यानी वो स्वामी का दास बनकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अरस्तु जो है प्राकृतिक असमानता के अंतर्गत जो है स्त्री को भी शामिल करते हैं और स्त्री को जो है पुरुषों से अलग बताते हैं और उन्हें वो दास मानते हैं। इसके लिए वो ये बताते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से हीन हैं, यानी पुरुषों से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। दूसरा वो बताते हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के अधीन हैं, यानी महिलाएं हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। वो बताते हैं कि महिला का जो शुभ है या उसके लिए जो अच्छा है वो है आदेश का पालन करना, और पुरुषों को बताते हैं कि पुरुष का शुभ या उसका अच्छा इसी में है कि वो आदेश दे, और महिलाओं की भलाई इसमें है कि वो उस आदेश का पालन करें। इस प्रकार जो है अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थन करते हैं और स्वामी और दास इन दो वर्गों को उभार कर सामने रखते हैं। इसमें जो स्त्री का मामला है ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इनके जो गुरु हैं प्लेटो, उनकी बात की जाए तो वो स्त्री को पुरुषों के समान मानते हैं और वो जब आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं तो उसमें जो है स्त्री को भी उतना ही अधिकार देते हैं जितना पुरुष को देते हैं, और वो एक स्त्री को भी फिलोसोफर किंग बनने की सलाह देते हैं कि यदि वो काबिल है तो वो फिलोसोफर किंग बन सकती है। जबकि इनके जो शिष्य हैं अरस्तु, वो महिलाओं को पुरुषों से हीन समझते हैं। अरस्तु जो है वो स्वामी को ये बताते हैं कि ये राज्य या समाज में जो स्वामी होते हैं वो हमेशा मेधावी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनके पास बौद्धिक बल होता है, जबकि जो दास होते हैं ये विवेक से शून्य होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं और इनके पास हमेशा जो है वो शारीरिक बल अधिक होता है। अरस्तु के अनुसार समाज में दास केवल शारीरिक कार्य करते हैं, जबकि समाज में जो स्वामी होता है वह अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और राज्य को चलाने में सहयोग देता है। ये लोग केवल बौद्धिक कार्य करते हैं। इसके अलावा अरस्तु जो है वो दास का मुख्य उद्देश्य भी बताते हैं। वो अपने स्वामी यानी कि अपने मालिक को अवकाश प्रदान कराना है। अवकाश से यहाँ ये मतलब है कि स्वामी जो है उसके जितने भी शारीरिक कार्य होंगे, खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोना, ये सभी काम जो है वो दास लोग करेंगे और इससे जो उसका समय बचेगा उसका प्रयोग स्वामी जो है राज्य के हित में करेगा। अरस्तु का मानना है कि दास प्रथा स्वाभाविक है और ये उचित है क्योंकि इसमें दोनों वर्ग का हित निहित होता है। अब यहाँ पर जो अरस्तु हैं वो इस दास प्रथा को सही मानते हैं, और वो इस दास प्रथा को सही क्यों मानते हैं इसके लिए वो तर्क भी देते हैं, और वो कहते हैं कि इसमें दास जो है वो स्वामी से सद्गुण प्राप्त करता है, यानी बुद्धि, ज्ञान, तर्क करने की शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, ये सभी चीजें जो है स्वामी से दास प्राप्त करता है। जबकि स्वामी को उसके दिनचर्या में जो शारीरिक कार्य होते हैं उससे छुटकारा मिलता है और इससे जो आराम या अवकाश इसे प्राप्त होता है, यहाँ टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और इस समय का प्रयोग जो है वो स्वामी अधिक से अधिक जो है सद्गुण प्राप्त करने के लिए और बौद्धिक कार्यों को करने में लगाता है। इस प्रकार जो है अरस्तु दास प्रथा को स्वाभाविक मानते हैं और इसका जो औचित्य है वो सिद्ध करते हैं। अब हम यहाँ अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उसको समझेंगे। हालांकि जो अरस्तु हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो आदर्श राज्य है उसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो उनकी बुक पॉलिटिक्स है उसके भाग 7 और 8 में हमें आदर्श राज्य की कल्पना देखने को मिलती है। और ये भी माना जाता है कि जो इनके गुरु प्लेटो थे उनकी जो बुक लॉज थी उससे ये विचार बहुत ज्यादा अधिक प्रभावित था। अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। कहने का अर्थ ये कि जो इनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने एक यूटोपियन या फिर एक काल्पनिक आदर्श राज्य जो है स्थापित करने का विचार दिया था, जबकि ये जिस आदर्श राज्य की बात करते हैं वो वास्तविक होता है, वो एक रियलिस्टिक होता है और रियल कंडीशन ऑफ लाइफ पर जो है आधारित होता है। ऐसा माना जाता है कि
प्लेटो ने अपने अंतिम समय में जो द लॉज बुक लिखी थी और उसमें वह जिस व्यवहारिक राज्य की कल्पना करते हैं उसी राज्य के विचार को अरस्तु आगे बढ़ाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्लेटो जो है वो एक यूटोपियन या फिर एक काल्पनिक आदर्श राज्य के बारे में अपनी बुक रिपब्लिक में वो बताते हैं, लेकिन जब वो अपने अंतिम समय में होते हैं तब वो एक अपनी आखिरी बुक द लॉज लिखते हैं जिसमें वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उनका जो आदर्श राज्य है वो व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो सकता। इसीलिए वो अपनी इस बुक यानी द लॉज में एक व्यवहारिक राज्य की कल्पना करते हैं और ये राज्य जो है उसमें वो विधि के अनुसार राज्य को चलाने, शासन व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं। और ये माना जाता है कि जब इस विचार को प्रस्तुत किया अपनी बुक में, उसके बाद से उन्होंने कोई बुक या फिर उनकी कोई थ्योरी हमें देखने को नहीं मिलती है। अब बहुत से जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि जहां पर अरस्तु के गुरु प्लेटो ने अपने विचारों को छोड़ दिया था वहीं से जो है अरस्तु अपना प्रारंभ करते हैं। इसमें हम सिंक्लियर को देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है। इसी संदर्भ में जो सेबाइन हैं वो कहते हैं कि अरस्तु का आदर्श राज्य वह है जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य यानी सब आइडल स्टेट है। इस उप आदर्श राज्य की जो कल्पना है यानी सब आइडल स्टेट जो है वो द लॉज में प्लेटो इसका वर्णन करते हैं। अब हम अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है जनसंख्या और भूमि, यानी एक आदर्श राज्य के लिए अरस्तु कहते हैं कि एक निश्चित जनसंख्या और एक भूमि होनी चाहिए। दूसरा, वो लोगों के चरित्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक आदर्श राज्य में जो है व्यक्ति का चरित्र जो है हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी वो भ्रष्ट ना हो, अपराधी ना हो या किसी भी तरीके का कोई गलत कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। अगला जो है वे राज्य के अंतर्गत जो है 6 वर्ग बताते हैं। प्लेटो जहां 3 वर्ग में अपने आदर्श राज्य को सीमित कर देते हैं, वहीं अरस्तु जो हैं वो अपने राज्य में यानी अपने आदर्श राज्य में जो है 6 वर्ग बताते हैं कि राज्य के अंदर जो है हमें 6 वर्ग देखने को मिलता है। कौन कौन से वो वर्ग हैं, जिसमें वो पहला बताते हैं कृषक, दूसरा शिल्पी, तीसरा योद्धा, चौथा संपत्तिशाली, पांचवा पुरोहित और छठा शासक। ये प्रमुख वो 6 वर्ग हैं जो अरस्तु आदर्श राज्य के लिए बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि राज्य का संचालन जो होगा वो विधि के शासन के अनुसार होगा, यानी राज्य या समाज में विधि का शासन होना ही चाहिए, तभी वो राज्य एक आदर्श राज्य बन सकता है। अगली विशेषता वो ये बताते हैं कि एक आदर्श राज्य के अंदर जो है वो अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार हम अरस्तु द्वारा दिए गए आदर्श राज्य की विशेषताओं को समझ सकते हैं। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं या फिर आप यूजीसी, नेट जेआरएफ, सीयूईटी, पीजी या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बुक्स, स्टडी मटेरियल व नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।